Jai Hind, my dear student. Welcome all of you in the class of electrician theory. So today we'll be discuss about chapter 15 of the electrician theory. जो इलेक्ट्रिशियन थियरी का चैप्टर 15 है वो है एसी एंड डीसी सिस्टम. सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसी एंड डीसी. एसी एंड डीसी सिस्टम. Okay, this is a chapter name and chapter 15. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक एसी. एसी क्या होता है? एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट एंड एज वेल एज डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट. ठीक है, इसे डीसी कहते हैं और इसे एसी, अल्टरनेटिंग करंट को एसी कहेंगे और डायरेक्ट करंट को डीसी कहेंगे. ठीक है. डीसी एसी करंट क्या होता है? एसी करंट वो होता है जो समय के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है. ठीक, समय के साथ क्या होता है? मैग्नीट्यूड चेंज होता है. एक बार ये जीरो पे होता है, एक बार जीरो पे आएगा, फिर जीरो पे आएगा, एक बार ये मैक्सिमम पे होगा और एक बार ये मैक्सिमम पे होगा लेकिन निगेटिव वाले मैक्सिमम पे होगा, फिर एक बार पॉजिटिव वाले मैक्सिमम पे होगा, फिर जीरो पे आएगा. जब आपको डीसी करंट लगेगा, सॉरी, जब आपको एसी करंट लगेगा तो एसी करंट ऐसा एक टाइम आएगा, आपको एक बार मौका देगा छोड़ने के लिए. वो ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको कोई करंट महसूस नहीं हुआ. ठीक है. इसीलिए जब एसी लगता है तो वाइब्रेट होता है. ठीक, आपको कभी डीसी नहीं लगा होगा. ठीक है. डीसी क्यों नहीं लगा होगा, इसके पीछे एक रीजन है, बताते हैं. हमेशा हम लोग के घर में जो आता है वो 240 वोल्ट आता है या फिर 230 वोल्ट आता है. ठीक है. इसी पे हम लोग की घर की सप्लाई चलती है. जो भी हम लोग का डिवाइस है, अप्लायंसेस है, वो 230 या 240 वोल्ट पे चलने योग्य होती है. ठीक है. और आ जाते हैं अपने डीसी पे. डीसी जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, यानी कि सीधी रेखा में जैसा है. इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया होता है जिसमें करंट जीरो हो. इसमें करंट कंटिन्यू चलता रहता है. तो ये जब आपको करंट लगेगा ये बहुत खतरनाक होता है कंपेयर टू एसी. ठीक, आपने कभी भी 24 वोल्ट से ऊपर की बैटरी नहीं देखी होगी. ठीक, अगर 24 वोल्ट से ऊपर की बैटरी बनाई जाएगी तो क्या होगा? आदमी को इससे शॉक लगेगा, यानी कि झटका लगेगा, करंट लगेगा, जो कि बहुत खतरनाक होता है कंपेयर टू एसी. एसी अगर आपको लग जाएगा 230 240 लगेगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया. तो अगर आपने प्रॉपर शूज पहना है, सेफ्टी आपने पढ़ा होगा इसलिए सेफ्टी पढ़ा जाता है. अगर आपने प्रॉपर शूज पहना है और ग्लव्स यूज किए हैं तो अगर आपको एसी का झटका लगेगा तो एक टाइम देता है आपको छोड़ने के लिए. आप जैसे कोई वायर टच करते हैं एसी का तो वो जाएगा आपके बॉडी में करंट जाएगा. ठीक है, बॉडी में करंट जाएगा, पैर तक आएगा. अगर पैर में इंसुलेटेड है आपका तो फिर करंट वापस जाएगा, फिर एक बार छोड़ने का मौका देगा. लेकिन डीसी में क्या होगा? डीसी में नहीं देता है. डीसी में डायरेक्ट करंट होता है, आपको डायरेक्ट हिट होगा, डायरेक्ट करंट लगेगा. ठीक है, इसमें मौका नहीं देता. इसलिए आप 24 वोल्ट से ऊपर की बैटरी आप नहीं देखेंगे. ठीक, और जो एसी का पावर होता है वो होता है P इजिकल टू VI cos phi. ठीक है, और जो इसका होता है वो होता है P इजिकल टू VI. ठीक, अभी इसको हम समझते हैं. जो डीसी में पावर आता है वो होता है वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज होगा और क्या होगा? करंट और cos phi. cos phi क्या होता है? पावर फैक्टर. क्या कहते हैं इसे? पावर फैक्टर. द कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज, द कोसाइन एंगल ऑफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर. पावर फैक्टर वो होता है जो करंट और वोल्टेज के बीच में बना कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं. ठीक, अभी हम आपको समझाते हैं. जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज जा रहा है. ठीक है, वोल्टेज क्या करता है? करंट को धक्का देता है, करंट आगे जाती है. ठीक है, वोल्टेज क्या करता है? करंट को
फोर्स लगाता है, करंट पे फोर्स लगाता है और करंट फ्लो होती है। तो जब ये करंट और वोल्टेज का तालमेल बिगड़ जाता है, यानी कि करंट आगे चले जाए या फिर वोल्टेज पीछे चला जाए, तो इनके जो बीच का जो कोसाइन एंगल होता है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। याद रहे पावर फैक्टर एसी में केवल होता है, डीसी में कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। डीसी में वोल्टेज और करंट क्या होता है, एक साथ चलता है। ठीक, ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जो डीसी होता है उसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, उसमें वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। जैसे वोल्टेज जाएगा वैसे करंट भी जाएगा। और जो एसी होता है उसमें वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का देता है। ठीक है, जब करंट को धक्का देगा आगे, तो कभी कभी लोड के कारण, ठीक है, ये आगे हम बताएंगे किस लोड में करंट आगे जाता है, किस लोड में पीछे आता है, वो लोड पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी आप पावर फैक्टर समझिए, कॉस फाई क्या होता है। तो जो कॉस फाई होता है, ठीक, उसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो वोल्टेज क्या करता है, कभी कोई धक्का देता है, करंट बहुत आगे चल जाता है। ठीक, और कभी कभी वोल्टेज आगे चल जाता है, करंट पीछे हो जाता है। तो इन्हीं के बीच के जो एंगल बनते हैं, ठीक, जिस एंगल से पीछे होगा, ठीक, मान लीजिए वोल्टेज जा रहा है तो इसके पीछे ये मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है, और इसके आगे ही करंट फ्लो होने लगे, इसके आगे क्या फ्लो होने लगे, करंट जाने लगे। तो इसमें क्या होगा, करंट आगे आ जाएगा, तो करंट इसमें क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। ये करंट है और ये वोल्टेज क्या होगा, लैग होगा। जो लैग करेगा उसे नीचे बनाएंगे, जो लीड करेगा उसे ऊपर बनाएंगे। इसमें पावर फैक्टर हम आपको समझाते हैं अच्छे से। उम्मीद करते हैं पावर फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बताएंगे किस लोड पे वोल्टेज आगे जाता है, किस लोड पे वोल्टेज पीछे जाता है। अपने पिछली क्लास में कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है क्या करता है, कैपेसिटर का काम क्या है, पावर फैक्टर को सुधारना है। ठीक है, वोल्टेज और करंट को एक साथ लाना। ठीक, तो वोल्टेज और करंट एक साथ लाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक, और तीसरा है इसका जनरेशन, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, जो इसका पावर जनरेशन होता है वो 11 केवी पे होता है। ठीक है, 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट पे होता है। ठीक, इसका जो पावर जनरेशन होता है वो 11,000 वोल्टेज पे होता है। और किससे होता है, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर एक मशीन है जो क्या करती है, पावर पावर को क्या करती है, उत्पन्न करती है। एसी पावर को उत्पन्न क्या करती है, अल्टरनेटर। आपको ऑप्शन में देगा कि एसी पावर को उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है, उसमें क्या आएगा, अल्टरनेटर आएगा और जनरेटर भी आएगा, और एक दो डिवाइस और दे देगा। तो आपको किस पे ट्रिक करना है, उस पे करना है, अल्टरनेटर पे करना है। ठीक है, और इसका जो जनरेशन है, पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, इसका पावर जनरेशन 750 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। ठीक है, इसका पावर जनरेशन कितने पे होता है, 750 पे। ठीक, और किससे होता है, जनरेटर से। जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर से होता है। ठीक है, इसका पावर जनरेशन किससे होता है, जनरेटर से, और इसका अल्टरनेटर से होता है। ठीक, ट्रांसमिशन, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, ट्रांसमिशन,
इसका जो ट्रांसमिशन होता है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, आसान है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन आसान है, ठीक, और कम लागत लगता है, ठीक है, और वोल्टेज अधिक कैरी करता है, ठीक, वोल्टेज ज्यादा कैरी कर सकता है, ठीक है, और ठीक, और इसका जो ट्रांसमिशन है डीसी में, ट्रांसमिशन इसमें ये बहुत कठिन होता है, ठीक है, और ट्रांसमिट करने में वोल्टेज कम प्राप्त होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन में वोल्टेज कम प्राप्त होता है, ठीक, और लागत अधिक है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अगर डीसी जो है, डीसी को बहुत दूर भेजना है, ठीक है, डीसी को बहुत दूर भेजना हम लोग को, तो डीसी को बहुत दूर भेजना तो इसमें कठिन होता है और वोल्टेज कम प्राप्त होता है। डीसी की ये कमी है कि डीसी अगर कहीं ट्रांसमिट हो रहा है, बहुत दूर ट्रांसमिट करना है तो वो तार में ही खपत हो जाएगा उसका एनर्जी, ठीक है, बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन एसी में क्या होता है, एसी में बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक, और एसी में खासियत है कि इस पे ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है और डीसी पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर सकता है, ठीक। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, यानी कि अगर 200 वोल्टेज 1100 वोल्टेज पे हम लोग भेज रहे हैं तो ये कर देगा 32 केवी पे कर देगा, और 32 से 132 कर देगा, 33 पे कर देगा। लेकिन जो एसी डीसी का ट्रांसमिशन होता है उस पे ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाता, ठीक है, ट्रांसफार्मर इस पे काम नहीं करेगा, इसलिए इसका लागत जो होता है अधिक होता है। जगह जगह यहाँ पे लगाए जाते हैं वो रेक्टिफायर लगाए जाएंगे, उनको चेंज करके फिर उसे एसी में किया जाएगा, एसी से फिर चेंज करके हाई वोल्टेज स्टेप अप करके फिर उसे चेंज करके डीसी में लगा के ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसलिए इसका लागत जो अधिक होता है हो जाता है। इसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए डीसी से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, डीसी से ट्रांसमिट हो रहा है तो डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, तो इसे क्या करेंगे, एसी में चेंज करेंगे, ठीक, एसी में चेंज करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टर, ठीक है, इसे चेंज कर दिए डीसी एसी में, एसी में चेंज कर दिए, एसी में चेंज करने के लिए फिर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इसका वोल्टेज हाई करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ठीक, वोल्टेज बढ़ गया, फिर क्या करेंगे, इसे रेक्टिफायर लगाएंगे, ठीक है, रेक्टिफायर लगा के क्या करेंगे, डीसी में चेंज करेंगे, डीसी से फिर ट्रांसमिट करेंगे, तो लागत ओवरऑल लागत क्या होता है, इसका बहुत अधिक आ जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ट्रांसमिशन आप समझे और इसका लागत अधिक आता है, इसलिए डीसी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उपयोग, ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो है उपयोग। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, 24 वोल्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, और इसका उपयोग आसानी से होता है, ठीक है, इसका उपयोग आसानी से होता है। इसके जो डिवाइस होते हैं बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, डीसी पे चलने वाले डिवाइस आपको बहुत कम मिलेंगे मार्केट में, तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कठिन है, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक, बहुत कठिन है, ठीक, और इसके मार्केट में भी डीसी वाला डीसी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो बहुत कम मिलते हैं, डीसी का बल्ब मिलेगा, ठीक है आपको, और डीसी का
डीसी का आपने कहीं फ्रिज नहीं सुना होगा, डीसी का आप मोटर मिल जाएगा, फिलहाल मोटर मिल जाएगा। डीसी का आप लोग टीवी नहीं सुने होंगे कि जो डीसी पे चल रहा हो, ज्यादातर एसी पे चलते हैं, एलसीडी एलसीडी डीसी और एसी दोनों पे चलते हैं, ठीक है। तो जो उनमें वर्क होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो अंदर जाके चेंज होकर डीसी पे ही काम करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर 240 या 230 वोल्ट की एसी करंट ही चाहिए, तभी प्रॉपर वर्क करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करिए। दोस्त देख लेते हैं अब। दोस्त, दोनों के दोस्त क्या है? इसका कंट्रोलिंग नहीं हो पाता, इसका कंट्रोलिंग सिस्टम उतना सही नहीं है, ठीक है। कंट्रोलिंग और ट्रैक्शन सिस्टम में नहीं लगता है। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन सिस्टम, और ये कंट्रोलिंग बहुत अच्छा होता है इसमें। कंट्रोलिंग अच्छा होता है, ठीक है। इसमें कंट्रोलिंग अच्छा होता है और ट्रैक्शन सिस्टम यूज होता है, सिस्टम में यूज, ठीक है। इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। ये है एसी और डीसी। देखिए, जो एसी का जनरेशन होता है वो होता है अल्टरनेटर से। अल्टर अल्टरनेटर से, और इसका जनरेटर से, ठीक है। इसका जो पावर का सूत्र होता है P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, सिंगल फेज का होता है, ठीक। जो हम लोग के घर में सप्लाई होती है सिंगल फेज का, और ट्रिपल इसके ट्रिपल फेज का जो होता है वो होता है वी एल आई एल, यहाँ पे रूट में 3, वी एल आई एल रूट में 3 कॉस फाइव। ये है थ्री फेज का पावर, ठीक है। थ्री फेज, ठीक है। और इसमें तो केवल सिंगल फेज ही होता है। इसका जो पावर फैक्टर है, इसमें पावर फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। इसका जो सूत्र है वो P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो ये एसी है और ये डीसी है। एसी और डीसी में केवल इतना ही डिफरेंस है। अब हेडिंग डालिए आप पावर फैक्टर, ठीक है। एसी का पावर फैक्टर क्या होता है? एसी का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कॉस फाइव से डिनोट करते हैं। कॉस फाइव से, इसका डिफिनेशन है द cosine angle of the cosine angle of between voltage and current is called power factor, power factor,
cos phi. Okay. The cosine angle of between voltage and current is called power factor. जो पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं. ठीक है, इसे cos phi से डिनोट करते हैं. ठीक है, cos phi यहाँ पे भी है. ठीक, तो अगला जो है वो हम लोग का है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम क्या होता है? ठीक, अगला टॉपिक है फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम वो होता है जो ये बताता है कि जो पावर फैक्टर है अपना, ठीक है, जो पावर फैक्टर है वो लोड पे डिपेंड करता है. रेजिस्टिव लोड पे कुछ और उसका पावर फैक्टर होगा, इंडक्टिव पे कुछ और होगा, और कैपेसिटिव पे कुछ और होगा. तो उन्हीं का फेजर डायग्राम से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा लोड रेजिस्टिव है और कौन सा कैपेसिटिव है. ठीक, तो पहले हम लोग रेजिस्टिव लोड पे देखते हैं. रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड पे क्या होता है कि सीधा इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है. आई और वी दोनों एक साथ चलते हैं. ठीक है, एक ही पे. तो रेजिस्टिव लोड में नो फेज डिफरेंस. जब फेज डिफरेंस रहेगा तभी फेजर डायग्राम बनेगा. ठीक है, नो फेज डिफरेंस इन द रेजिस्टिव लोड. रेजिस्टिव लोड में फेज डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इसका फेजर डायग्राम नहीं होता है. ठीक है, इसमें फेज डिफरेंस नहीं होते, दोनों एक साथ चलते हैं, करंट और वोल्टेज. और अपना है इंडक्टिव लोड. इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड में क्या होता है? वोल्टेज आगे चला जाता है और करंट अपना पीछे हो जाता है. ठीक है, ये क्या है? इंडक्टिव लोड है. इसमें क्या होगा? वोल्टेज आगे चला जाएगा और करंट पीछे हो जाएगा, इसे कहेंगे इंडक्टिव लोड. ठीक है, पावर सप्लाई करते हैं तो वोल्टेज आगे चला जाएगा और करंट पीछे हो जाएगा. ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक घड़ी बनाते हैं. 3, 9, 6, 12. आपको कहीं पे 3 बजे जाना है. ठीक, आपके फ्रेंड है और आप लोग हैं, 3 बजे कहीं जाना है आपको. ठीक, और आपने क्या किया? 2 बजे ही पहुंच गया. तो आपने क्या किया? बाकियों से लीड किया. ठीक, बाकियों से क्या किया? लीड किया. तो इंडक्टिव लोड में हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे. ठीक, इंडक्टिव लोड का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं. तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है? करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाने के लिए वोल्टेज क्या कर रहा है? आगे जा रहा है, यानी कि वोल्टेज को हम लोग आगे कर देते हैं, और करंट क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है, यानी कि पीछे कर देते हैं. ठीक, ये क्या है? वोल्टेज है और ये फाई एंगल है. इन दोनों के बीच एक लाइन खींचेंगे और ऊपर एरो बनाएंगे. ठीक, एरो जिस साइड रहेगा एंटी क्लॉकवाइज एरो बनाएंगे. एरो के साइड जो रहेगा वो करेगा लीड, और जो एरो के पीछे रहेगा वो करेगा लैग. ठीक है, तो इंडक्टिव लोड में वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है, और करंट क्या करता है? लैग करता है. ठीक, सीबीटी एग्जाम में आपको देगा कि इंडक्टिव लोड में वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा. ठीक, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसी में से आपको टिक करना है. ठीक है, और अगला जो है वो है कैपेसिटिव लोड. कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव लोड क्या होता है? कैपेसिटर है. ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है? वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे चला जाता है. तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कौन सा आगे जा रहा है? इसमें जा रहा है अपना करंट आगे जा रहा है. करंट आगे जाएगा तो ऊपर बनाएंगे, और क्या चीज नीचे जा रहा है? वोल्टेज, वोल्टेज को नीचे करेंगे. वी और ये आई एंगल बनाएंगे, 20 से एरो खींचेंगे, फिर इधर करेंगे. ये कर रहा है अपना लीड और ये लैग. तो उम्मीद करते हैं ये आपको फेजर डायग्राम और पावर फैक्टर समझ में आया होगा. इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए.
तो इसमें का कुछ टॉपिक बच रहा है, ठीक, जैसे अल्टरनेटर हो गया और भी एक दो टॉपिक इसमें के बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद।